दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि दिल्ली को 730 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। अदालत ने यह पूछा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है तो अस्पताल अदालत से गुहार क्यों लगा रहे हैं। केंद्र की तरफ से एसजी ने दलील दी कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती, इससे दूसरे राज्यों को नुकसान होगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अगर जो सप्लाई हो रही है वो ठीक है, जितनी जरूरत है वो ठीक है, तो ये अदालत का सवाल कि अस्पताल हमसे गुहार क्यों लगा रहे हैं, इस पर क्या हुआ आगे? इस पर अदालत ने साफ साफ पूछा है केंद्र सरकार से कि आप जो डेटा दे रहे हैं छोटे अस्पतालों के लिए तो वो सही हो रहा है, लेकिन बड़े अस्पताल जिसमें जस्टिस एमआर शाह ने गंगाराम, बत्रा हॉस्पिटल, बाकी बड़े अस्पतालों का जिक्र करते हुए कहा आखिर वो एसओएस मैसेज क्यों भेज रहे हैं, वो गुहार क्यों लगा रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर कि उनके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे का ऑक्सीजन रह गया। तो ऐसे में पैनिक उसी से क्रिएट हो रहा है। सरकार लगातार डेटा दे रही है। उसका ये कहना है कि अगले 2 दिनों में वो कह रही है कि जितनी जरूरत है दिल्ली की, जितनी मांग है उसकी आपूर्ति कर देंगे। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की मांग दिल्ली सरकार कर रही है वो तो आपूर्ति कर दें, चूंकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि बाकी दूसरे राज्यों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में है और उसमें अगर समझदारी से उसका इस्तेमाल किया जाए तो सही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी खाली टैंकर्स को प्लांट तक पहुंचाया जाए और वहां से उनका रेल के जरिए हो, बाकी और जरिया हो जिसके जरिए उसे दिल्ली या बाकी और जरूरत की जगहों पर पहुंचाया जाए। संजय, ये बताइए कि वो लड़ाई खत्म हो गई जिसमें केंद्र सरकार कहती थी कि हमने तो ऑक्सीजन दे दी है, दिल्ली सरकार कहती थी कि हमें तो मिली ही नहीं। वो लड़ाई खत्म हो गई, वो मामला सुलझ गया? वो लड़ाई अभी उसका पता इसलिए नहीं चल रहा कि बीच बीच में दिल्ली सरकार के वकील मेहरा कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस एमआर शाह ने उनको कहा कि अभी आप खामोश रहें, पेशेंट हियरिंग को आगे बढ़ने दें, आपको मौका दिया जाएगा, तब आप उस समय मौका दिया जाए, उस समय आप बोलिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों से, सॉलिसिटर जनरल से उनके प्लान की जानकारी लेने दो। उसके बाद उस प्लान पर आप अपनी प्रतिक्रिया करना जब आपका मौका आएगा। फिलहाल अभी केंद्र सरकार और सुमिता डावरा जो सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं और कोर्ट उनकी तमाम चीजों को नोट कर रहा है फिलहाल। ओके संजय, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुणाल, अब अदालत ने कह दिया कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और ये पर्याप्त है, तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या अब उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आराम से मिल रही है? और अब तो ऐसा नहीं हो रहा कि 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है बस। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर हम इसको की तुलना करें तो निश्चित तौर पर स्थिति संभली है, और स्थिति इस तरीके से संभली है कि जो छोटे अस्पताल थे वो खास तौर पर एसओएस कॉल कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। तो 2 तरह से ये सुलझी है। एक तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बेहतर हुई है। दूसरी जो है वो ये है कि कई सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर प्लांट लगाया गया है, चाहे वो फ्रांस के मदद से हो या फिर पीएम केयर फंड के मदद से हो, आरएमएल, एम्स या कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं, मैक्स बीएल के जैसे, जहां पर अब ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। तो इसीलिए थोड़ी स्थिति बेहतर तो हुई है, लेकिन जब तक ये पूरा मामला चलेगा और जो मरीजों की संख्या है बढ़ी रहेगी, तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के झगड़ा दोनों के बीच में, केंद्र और दिल्ली के बीच में रुकेगा, ऐसे आसार भी कम दिखाई पड़ते हैं। बहुत धन्यवाद कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली के अस्पतालों में अब स्थिति सुधरी है ऑक्सीजन को लेकर, और अदालत ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को देना सुनिश्चित अब कर दिया है। हमारे देश में कोरोना के कुल केस 24 घंटे में 4 लाख को पार कर चुके हैं और 3900 की मौत दर्ज की गई, लेकिन लोग हैं सुधरने का नाम नहीं लेते। कल हमने दिखाया था कि सानंद में गुजरात में हजारों की भीड़ मंदिर चल पड़ी थी, तो अब देखिए हैदराबाद के चार मीनार की तस्वीरें, जहां ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है।
यहाँ सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू है, यानी रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक। अदालत ने सरकार को स्थिति देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने की नसीहत दी थी, लेकिन ये तस्वीरें और ज्यादा डराती हैं। ये लोग जब घर लौटेंगे तो आप सोचिए अपने साथ कितना संक्रमण लेकर जाएंगे। कल अहमदाबाद में जलाभिषेक के लिए महिलाएं निकल पड़ी थी और आज ईद की शॉपिंग के लिए महिला पुरुष सब निकल पड़े हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोरोना का कोई डर है, कोई खौफ है। सिर्फ शॉपिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। हैदराबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ईद की शॉपिंग, ईद के लिए बाजार सज गए हैं। एक हफ्ते का समय है ईद में, यह आखिरी हफ्ता चल रहा है और अगले हफ्ते ईद है। उससे पहले अब बाजारों में रौनक दिखने लगी है, लेकिन कोरोना का कोई डर खौफ नहीं है। ये खतरा बहुत बड़ा है। ये एक संक्रमण अगर किसी एक व्यक्ति को होता है तो पूरे घर को बीमार कर रहा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों में उसका कोई डर खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी जीती जागती तस्वीर हैदराबाद के चार मीनार इलाके की यहाँ पर है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग एकदम भूले हुए हैं, भीड़ भाड़ है। और आशीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ऐसे में जब पूरा देश कोरोना से परेशान है, यहाँ इस तरह से बाजार सजे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है वहाँ का पुलिस प्रशासन? यही अहम सवाल है सईद। हम इस समय चार मीनार में मौजूद हैं और यहाँ हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। खरीदारी जोर शोर से चल रही है, ईद की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन खास बात यह कि चार मीनार से ज्यादा दूर पर नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। एक PIL की सुनवाई करते हुए कल हाई कोर्ट में राज्य के पुलिस प्रमुख और हेल्थ सेक्रेटरी दोनों हाजिर हुए थे। हाई कोर्ट ने उन दोनों को काफी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाए कोरोना के इस जो प्रकोप है उसको नियंत्रित करने के लिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि नाइट कर्फ्यू जो केंद्र राज्य सरकार ने इम्पोज किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक आई वॉश है। जाहिर तौर पर सवाल कई हैं और ये भीड़, इस सवाल का ये जो भीड़ है ये हमें कई सवाल और पूछने को मजबूर कर रही है कि सरकार जरूर नदारत है यहाँ जमीनी हकीकत से। बहुत धन्यवाद आशीष। आशीष पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। 4 लाख को आंकड़ा पार कर गया है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित है। दूसरी लहर का जो स्ट्रेन है वो बहुत खतरनाक है। लोगों की जानें जा रही हैं। एक ही परिवार में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ गए, यहाँ तक कि पूरा परिवार चपेट में है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कोरोना का कोई डर खौफ उनमें बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोरोना काल में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन और धमाकेदार खबरों ने सरकार को नींद से जगाया है, सिस्टम को जब समझाया है, एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड तक आज तक की खबर का और खबरों का असर हुआ है। दिल्ली में हमने दिखाया कि कैसे एम्बुलेंस सर्विस 50,000 रुपए तक की वसूली कर रही है मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। अब दिल्ली सरकार एक्शन लेने जा रही है। तो मधेपुरा में हमने दिखाया था कि कैसे 800 करोड़ रुपए से बने अत्याधुनिक अस्पताल का हाल बेहाल है। अब यहां पर झारखंड की सरकार जागी है, डॉक्टर्स की तैनाती कर रही है। और इसी तरह चतरा के अस्पताल की बदहाली भी हमने आपको दिखाई थी। अब यहां भी इंतजाम ठीक किए जा रहे हैं। आज तक की SIT खुफिया कैमरे पर उन चेहरों को कैद करने निकली जो एम्बुलेंस सर्विस की आड़ में कोविड मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मरीजों को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इन्हें न कानून का डर है और न ही इनके अंदर इंसानियत जिंदा है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस के बदले मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज एक सच खुफिया कैमरे में कैद है। सबूतों के साथ देखिए, इन चेहरों के गुनाह की गवाही के साथ। पड़ताल के लिए हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज के बाहर पहुंची। खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में जो कैद हुआ वो होश उड़ाने वाला है। हमें ICU वेंटिलेटर एम्बुलेंस मिली
जिसका नंबर है UP23T 3251। इस एम्बुलेंस को बुक करने का जिम्मा विनोद संभालता है। हमारी टीम ने विनोद से एम्बुलेंस का किराया समझने के लिए बातचीत शुरू की। बहुत गौर से एक एक शब्द को सुनिए। विनोद ने पहले मरीज की डिटेल पूछी, यानी मरीज को कहां से कहां तक ले जाना है। इसके बाद शर्मनाक शर्त के साथ बेशर्मी से कोरोना मरीज को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के बदले मोटी रकम बता दी। विनोद की सौदेबाजी का अंदाज आज आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस के बदले खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। इस गाड़ी का कोई किराया ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है, वापसी जो वो नहीं है। 50,000 किराए की डिमांड विनोद ने हमारे सामने रखी और ये भी साफ कर दिया कि कोई बिल या रसीद नहीं। आपको बता दें कि मेदांता सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 39 में है और पटपड़गंज से महज 44 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की कीमत 1,000 रुपए से भी ज्यादा। आप इस चेहरे को देखिए, नाम है गौरव। मरीजों को ले जाने के लिए कालाबाजारी कर रहे गौरव से हमारी मुलाकात गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास हुई। गौरव यूं तो दिल्ली सरकार के साथ अनुबंधित एम्बुलेंस नंबर UP77 AN 2645 चलाता है, लेकिन इसी की आड़ में वो मरीजों को अपने भाई की प्राइवेट एम्बुलेंस दिलाने का भी काम करता है। किसी भी पेशेंट को ले जाने की पहली शर्त होती है कि मरीज का बेड ले जाने वाले अस्पताल में पक्का है ना। अगर हाँ, तभी आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वरना मरीज को कोई एम्बुलेंस नहीं है। कितने लीटर पे चल रहा है भैया? ये फ्री वाली है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है 5 लीटर 5 पे चल रहा है। और अगर ICU वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए तो आपको 40,000 रुपए दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गुड़गांव के देने होंगे। ईको चली जाएगी आपको, ईको का लग जाएगा आपको 20 का 20,000 ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन और ये बड़ी वाली नहीं हो सकती क्या? बड़ी वाली भी मिल जाएगी, बड़ी का रेट ज्यादा जाएगा। कोई बात नहीं, जिसमें ICU वाला जो होता है। साहब समझा दिया। सोचिए, घर में बीमार पड़ा मरीज हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के सहारे है और इसी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े लोग। दिल्ली में आपको घिनौनी सौदेबाजी दिखी, अब आपको नोएडा में ऑपरेशन एम्बुलेंस में फंसे इस चेहरे का सच दिखाते हैं। जी भैया, कहाँ जाना? गुड़गांव मेट्रो। ये कहाँ से जाना है? नीलकंठ। तो डॉक्टर के साथ भिजवाऊँ या नर्सिंग स्टाफ के साथ? दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस सर्विस वाले अपनी मर्जी का किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुश्किल की घड़ी में मरीज के घर वाले पैसा देने के लिए मजबूर हैं। आज ऐसे चेहरों को हमने बेनकाब किया है ताकि इनके खिलाफ सरकार बड़ा और कड़ा एक्शन ले। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। हमारे साथी आशुतोष मिश्रा बिहार से लेकर झारखंड तक के उन तमाम इलाकों और अस्पतालों का सच सामने ला रहे हैं जो कोरोना काल में किसी से कम नहीं। आशुतोष ने आरा, बक्सर, गया के अस्पतालों का हाल दिखाया। आशुतोष पहुंच चुके हैं झारखंड के चतरा, जहां डॉक्टर नहीं हैं, ड्राइवर मरीजों के लिए इलाज कर रहे हैं। अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीरें पूरे देश में फैली हैं। झारखंड के चतरा में अस्पताल की चारपाई पर उखड़ती सांसें समेटता एक बुजुर्ग पड़ा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन नाक से सिलेंडर को जोड़ने वाला प्लास्टिक का मास्क नहीं है। अस्पताल के पास गिने गिने मास्क हैं, जो मरीजों को बारी बारी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन तीमारदार कहते हैं कि किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मास्क कैसे लगा लें, खतरा है। यहाँ वाला मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी, जो उनके पास नया लगा लीजिए। अस्पताल में हमेशा स्टॉक में नया होता है।
नया बता रहे हैं, वो कह रहे हैं नया नहीं है, वो कह रही है नया नहीं है अस्पताल में। अब सबके नया कहाँ से देंगे, आप ही बोलिए। जिस जनरल वार्ड में मरीजों को रखा गया है वहां मरीजों को ऑक्सीजन एक ड्राइवर लगा रहा है। मेडिकल स्टाफ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर लगा रहा है। आज से नहीं, कहता है 13 साल से। अपना भाई, अगर हम ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई हैं। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने ग्रामीण को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? हाँ, क्यों नहीं। हमने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और हेल्थ मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। अस्पताल की क्लर्क तो थी, लेकिन उन्हें ना तो अस्पताल के बारे में कुछ पता था, ना बेड के बारे में, ना मरीजों के बारे में। मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है, कहाँ है? इतना तो जानकारी होगी, बेड कितने हैं टोटल पूरे अस्पताल में, ये तो आपको पता होगा, क्लर्क हैं आप। अब व्यवस्था का आलम यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। ये है बिना कोविड-19 वाला रूम, ठीक है। अब बिना जांच का कोविड-19 वाला भी मरीज को घुसा दिया जा रहा है इसमें। सबको एक ही में डाल जी, एक ही में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। और तो और अस्पताल के आईसीयू में भी लोगों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी लापरवाहियां छोटे शहरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद संक्रमण के खतरे को बढ़ा दे। मसलन ये एक वार्ड है, यहाँ लिखा अनावश्यक प्रवेश निषेध, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वार्ड के भीतर अगर आप देखेंगे तो जितने मरीज हैं, हर मरीज के 2-2, 3-3 तीमारदार परिवार, हर किसी को फ्री एक्सेस मिला हुआ। ऐसे न जाने कितने तीमारदार हमें यहाँ मिले जो बेरोक टोक कोविड-19 वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ये पता है ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना, सिर्फ गए थे, वो सामान पहुंचाना इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर से जाते दिन में? कोई खास नहीं, 2 से 1-2 टाइम हो जाता है। मास्क जो ये मंगवाए थे, तो मास्क लेके आए थे। तो आप यहाँ बुला के डॉक्टर नर्स को दे सकते हैं ना, आपको पता है ना अंदर जाके आपको भी खतरा है। हाँ, पता तो है। अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स देवंती से हमने पूछा और उन्होंने भी कहा कि कभी कभी काम पड़ता है, इसलिए मरीजों के तीमारदारों को वार्ड में जाना पड़ता है। कोविड वार्ड है, क्या हर किसी को अनुमति होती है अंदर जाने की? नहीं। परिवार तीमारदार क्यों जा रहे हैं अंदर? कभी कभी आ जाते हैं, हम दवा लिख के देते हैं तो इतनी देर में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते? बाहर से हड़ो देते हैं। चतरा के सबसे बड़े अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन तक की किल्लत है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जो दवाइयां यहाँ नहीं मिल पाती हैं, उन्हें बाहर से लेने भेजना पड़ता है। हम मरीज के साथ में थे। 5 बजे से दवा लावाल 5 बजे रात में चला है। 5 बजे दवा बाहर से लाए? दवा कुछ बाहर से मंगाते हैं। क्यों? बोलते हैं यहाँ जो नहीं है सो बाहर से लाते हैं। अच्छा। तो वो जो है से दवा को देने के लिए जब 20 बार जाएंगे तो नर्स लोग जाएगा तो देगा, और डॉक्टर साहब जल्दी सुनवाई नहीं है। नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में अस्पताल ही इतने बदहाल हैं कि मरीजों का इलाज हो तो कैसे हो। मरीजों की संख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बेहद कम, ऊपर से दवाइयों की किल्लत और टूटते हुए नियम कहीं त्रासदी को और बड़ी न कर दें। ग्रामीण इलाकों में महामारी फैल रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अव्यवस्था दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर ड्राइवर जो है ऑक्सीजन लगाएगा, मरीज के तीमारदारों को, बच्चों को कोविड वार्ड में ऐसे ही घूमने जाने दिया जाएगा, जरूरत की दवाइयां अस्पताल में अगर मुहैया नहीं है, तो आखिर जब परिस्थिति और खराब हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा? ऐसा ना हो कि जब तक हालत बेहतर हो तब तक बेहाली बढ़ जाए। झारखंड के चतरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।